एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी इन दिनों बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनका हाल चाल जानने के लिए न ही तो चुनाव आयोग पहुंचा और न ही जिला प्रशासन। ऐसे में लोकतंत्र का आगाज करने वाले मास्टर श्याम शरण नेगी दुखी हैं कि उनके स्वास्थ्य का कुशल क्षेम जानने के लिए कोई नहीं आता, मात्र चुनाव के दौरान ही सभी को उनकी याद आती है। मास्टर श्याम शरण नेगी ने बताया कि चुनाव आयोग हो या फिर किन्नौर जिला प्रशासन मात्र चुनाव के दौरान ही आते हैं और चुनाव समाप्त होते ही उन्हें भूल जाते हैं। मास्टर जी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में बताया कि मतदान के लिए सभी को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान ही शक्ति है। योग्य उम्मीदवार के हाथों में ही सत्ता की बागडोर आ पाए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे खुद भी मतदान करेंगे और जो लोग मतदान को छुट्टी समझकर मौज मस्ती करते हैं उनको भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। मास्टर श्याम शरण नेगी आजाद देश के प्रथम मतदाता हैं, लेकिन इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। वे आहत हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो न केवल जिला प्रशासन बल्कि चुनाव आयोग भी उनके पास आते हैं, मगर बीमारी के वक्त कोई नहीं पहुंचता। गौरतलब है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आज इस ब्रांड एम्बेसडर की स्वास्थ्य हालत इतनी बिगड़ गई है कि वह एक जगह बैठे बैठे अपना दिन काट रही हैं, मगर जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी ने इस ओर पहल नहीं की। उनको यही मलाल है कि चुनाव के दौरान तो उन्हें बकायदा बैंड बाजे के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचाया जाता है, मगर जब उनकी हालत बिगड़ी है तो उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, मगर प्रदेश के पहले वोटर की स्वास्थ्य हालत दयनीय बनी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे शख्सियत को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ का प्रबंध करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, किन्नौर। प्रदेश में आपदा जोखिम को कम करने के लिए राजधानी शिमला में आयोजित किए गए 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हो गया है। सम्मेलन के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के इंजीनियरों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा। appropriate manner and also speedily. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के इंजीनियर, विशेषकर सिविल इंजीनियरों को आपदा प्रबंधन तकनीकों का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के आदर्श रूप को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर, शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर समुदायों को प्रभावित आपदा के बारे में जागरूकता एवं जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान, भवनों के निर्माण में बचाव नीति, आपदा में कमी प्रबंधन में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आपदा का सुनिश्चित समय, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयार रहने से नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में विभिन्न आपदाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि आगजनी, बाढ़, भूस्खलन के अलावा प्रदेश में भूकंप की संभावना भी बनी रहती है। सीएम ने कहा कि सम्मेलन से प्रदेश के सभी हितधारकों के शामिल होने से भवन सहभागिता के लिए बहुक्षेत्रीय और बहुअनुशासनिक प्रणाली को स्थापित करने, पुनः स्थिति बहाल करने की नीति अपनाने में भी सहायता मिलेगी। बहुत जरूरी है और हिमाचल प्रदेश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस दिशा में। और आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और जो ऑफिसर्स उससे कनेक्टेड है वो वेल ट्रेंड है और कोई भी ऐसा डिजास्टर हो उसको मीट करने के लिए वो प्रिपेयर्ड है। सर, सिस्मिक जोन 4 और 5 में हिमाचल आता है, तो क्या अपनी फोर्स होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए? नहीं, पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए हर प्रकार की जो इसके लिए आवश्यक है। हमारे पास जो मशीनरी है वो अवेलेबल है
जो डिजास्टर Participants are requested to come out to this place after tea break. और हाँ वो है, और इसके साथ साथ जो है मैन पावर भी होनी चाहिए। जैसे हमारे होम गार्ड्स हैं, हमारी कॉन्स्टेबलिटी है, ये लोग इसके लिए ट्रेन हैं। हम चाहते हैं कि सिविल में वैसी में से भी जितने लोग वॉलंटरी आगे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमको ट्रेनिंग देनी चाहिए। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। एचपीसीए ने एक और स्टेडियम जनता को समर्पित कर दिया है। शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के गुम्मा में यह स्टेडियम बना है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस स्टेडियम का लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। शिमला जिला क्रिकेट संघ ने 3.50 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण करवाया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार नशे को बढ़ावा देने वाली है, इसने खेल के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खेल मैदान बनाने वाली है, जबकि कांग्रेस खेल मैदानों पर ताले लगाने वाली सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि युवा खेलों में आगे आए, इसलिए वह ऐसा करती है। उन्होंने कहा कि शिमला के कुसुम्पटी में खेल मैदान बनाने की बात सीएम वीरभद्र सिंह ने कही थी, लेकिन 12 वर्ष बाद भी कोई मैदान नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के गुम्मा में बने स्टेडियम से ग्रामीण इलाकों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह उनका सपना था और उसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि वे एचपीसीए से कहेंगे कि विधानसभा स्तर पर ऐसे स्टेडियम बनाए जाएं, जहां पर क्रिकेट के अलावा और खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सके। जिला शिमला में क्रिकेट की सुविधाएं हो, ये सदा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रयास रहा। और जब मैं एचपीसीए का अध्यक्ष था, तब आदरणीय बरागटा जी ने हमें यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध करवाई। धूमल जी की सरकार के समय वो ज़मीन मिली। हमने करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर ये स्टेडियम आज यहाँ की जनता को समर्पित किया है। इससे पहले लालपानी शिमला में वहाँ पर क्रिकेट एकेडमी हमने वहाँ पर बनवाई, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस एकेडमी के बनने के बाद वहाँ पर बाहर दीवारें चिनवा दी गई ताकि बच्चे अंदर ना जा सके। और आज जब इसके उद्घाटन के लिए आने लगे तो कल कांग्रेस में इतनी सुगबुगाहट थी, इतनी बौखलाहट थी कि उन्होंने काले झंडे तक दिखाने शुरू किए। क्या कांग्रेस विकास के खिलाफ है? क्या कांग्रेस खेलों के खिलाफ है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि जिला शिमला में खेलों का विकास हो? हमने केवल ये 2 सुविधाएं नहीं, ऐसी कई और सुविधाएं इस क्षेत्र में देंगे। और मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से कि वो अपने प्रयास को जारी रखे और बाकी स्थानों पर भी एकेडमीज बना कर देंगे। शिमला में हमारे कदमों की आहट और कांग्रेस में बौखलाहट ये अपने आप दिखाती है कि कल की उनकी छटपटाहट 25-30 गुंडे भेजकर जो काम करवाया, ये दिखाता है कि कितना डर कांग्रेस में है। स्टेडियम में पेवेलियन, ड्रेसिंग रूम, प्रैक्टिस एरिया, 4 टर्फ विकेट और आउटफील्ड तैयार की गई है। आउटफील्ड में बरमूडा घास बिछाई गई है। स्टेडियम के बनने से शिमला जिला की ग्रामीण छुपी हुई प्रतिभा को सामने आने का मौका मिलेगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश में जब से सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी है, तब से भाजपा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे बना रही है। साथ ही सीएम वीरभद्र सिंह को भी लगातार भाजपा नेता झूठे मुकदमे बनाकर परेशान कर रहे हैं। यह बात राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर लोगों को गुमराह करती आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीएम वीरभद्र सिंह को भी झूठे मुकदमे बनाकर तंग किया है, लेकिन सीएम वीरभद्र सिंह हमेशा ही इन झूठे मुकदमों से साफ निकलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से प्रदेश में राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
उठक बैठक लगी हुई है और पहले दिन से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार आज गिरी कि कल गिरी। लगातार पिछले 4.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ही राग अलापाया कि भाई सरकार गिर गई। और जब 2014 में भी पूरे देश में पार्लियामेंट के चुनाव हुए तब भी इनकी तरफ से बार बार ये बयान आया और हिमाचल प्रदेश की जनता को इन्होंने गुमराह किया कि 16 मई को जो है रिजल्ट आएंगे और 17 मई को सरकार हिमाचल प्रदेश की गिर जाएगी और लोगों को गुमराह किया गया। फिर 2015 में इन्होंने बात कही, फिर 16 में कही और अभी भी ये लोग जो हैं बार बार ये बातें करते रहते हैं कि सरकार जो है गिराई जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी उसको अस्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो है झूठे मुकदमे बनाए गए और राजा वीरभद्र जी को लगातार जो है तंग किया गया। 1998 से 2003 के बीच में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी तथाकथित मामला जो सागर कथा मामला इन पर बनाया गया, कोर्ट में इन्होंने जो है उसको भुगता और वहाँ से बाइज्जत बरी हुए। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 में बनी, 2012 तक चली, उस दौरान भी तथाकथित जो है सीडी प्रकरण मामला बनाकर इनको जो है वो जो तंग किया गया और कोर्ट में मामला ले जाया गया और वहाँ भी बाइज्जत बरी हुए। अभी भी जो सीबीआई और ईडी द्वारा मामला चलाया जा रहा है ये मामला भी पहले बंद हो गया था और जब इनकी सरकार केंद्र में बनी तब ये मामला फिर खोला गया और लगातार इनको जो है वो तंग किया गया और अभी भी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से एक मजबूत लीडर जो है कांग्रेस का प्रदेश में है उसको तंग करने का, उसको स्थिर करने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी चीज़ें, ऐसे जो हैं दावे कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 60 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है कि उनके वोट जो है वो खुद कास्ट करें। हिमाचल में 4.5 सालों में राजा वीरभद्र सरकार ने लगातार हिमाचल प्रदेश के जनता के लिए कई जो है जन कल्याण योजनाएं शुरू की हैं और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कई जो कार्यक्रम, कई नीतियां जो है उनके फ़ायदे के लिए जो नीतियां बनाई और हिमाचल में सभी चुनाव क्षेत्रों में जो है वो एक चहुमुखी विकास जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सत्ता पाने के लिए जैसे पानी के बिना मछली छटपटाती है उस तरह छटपटा रहे हैं और सत्ता को हथियाना चाहते हैं। परंतु लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, जनता फैसला करेगी, जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। वहीं राजेंद्र राणा ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार आपदा से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार सक्षम है। आपदा प्रबंधन का प्रश्न कर रहे हैं। हिमाचल सरकार सभी जिला आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और सभी जिला अधीशों को हिदायतें दे दी गई हैं कि आने वाला समय जो है 1 महीने के बाद जो बरसातें शुरू होने वाली हैं उसके लिए हर संभव जो है तैयारी की जाए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो है वो सक्षम है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के नादौन से संबंध रखने वाले दैनिक जागरण के संवाददाता आशुतोष गोस्वामी के आकस्मिक निधन पर प्रेस क्लब हमीरपुर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब के सदस्यों ने स्वर्गीय आशुतोष गोस्वामी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। हमीरपुर के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गोस्वामी के निधन पर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पत्रकारिता के साथ सामाजिक क्षेत्र में आशुतोष का बहुत योगदान रहा है। इस अवसर पर धर्मपुर एक्सप्रेस के संपादक नरेंद्र अत्री ने भी आशुतोष के साथ बिताए समय और मार्गदर्शन करने की उनकी प्रवृत्ति को सराहा। प्रेस क्लब के लीगल एडवाइजर सुशील शर्मा ने कहा कि आशुतोष का निधन सामाजिक और पत्रकारिता क्षेत्र में एक बड़ा शून्य पैदा कर गया, जिसे भरने में लंबा समय लगेगा। हमीरपुर के सभी पत्रकारों ने प्रदेश सरकार से दिवंगत पत्रकार के परिवार के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता देने और आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।
मंडी जिला के गोहर की स्यांच पंचायत में पिछले 3 सालों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की समस्या को लेकर घड़ा गांव की लगभग 2 दर्जन महिलाओं ने एसडीएम गोहर को लिखित ज्ञापन पत्र सौंपा। साथ ही जल्द इस समस्या का समाधान करने की भी मांग उठाई। महिलाओं का कहना है कि उन्हें पिछले 3 सालों से पानी की भारी दिक्कत हो रही है, लेकिन आईपीएच विभाग उनकी समस्या की तरफ कोई गौर नहीं फरमा रहा। एसडीएम गोहर को सौंपे ज्ञापन में गांव की महिलाओं ने पानी के भारी भरकम बिल की बात भी कही, जिसमें लोगों को बिना पानी के ही विभाग की ओर से पानी के बिल थमाए जा रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि जब विभाग गांव को पानी मुहैया नहीं करवा पा रहा है तो पानी का बिल भी क्यों दे रहा है। वहीं महिलाओं ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर वे कई बार विभाग के आला अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन विभाग आज तक पानी की इस समस्या का समाधान करने में नाकाम साबित हुआ है। महिलाओं ने बताया कि अगर हफ्ते भर में उनकी पानी की दिक्कत को दूर नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन छेड़ेंगी। हमारे 4 सालों से पानी नहीं आ रहा है। हम सुंदरनगर विभाग में भी गए थे और वहाँ पानी के विभाग में भी गए और अब लास्ट में हम एसडीएम साहब को ये दरखास्त दे रहे हैं कि हमारे गांव में घने मुहाल में कोई भी पानी नहीं आ रहा है और नालियाँ कितने सालों से फटी हुई है और आते हैं और दर्शन करा देते हैं उन नालियों का और फिर कोई भी नहीं ले रहे हैं, निर्णय कोई भी नहीं ले रहे हैं। जेई आता है ना फिट रहता है और कोई भी नहीं है। बिल दे रहे हैं हम, अब ये हमारे को 1000, किसी को 1700, किसी को 100, किसी को 1100 ऐसे बिल दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारे गांव में बहुत सी कमियां हैं पर हमारा कोई भी एक नया नहीं ले रहे हैं। हमारे गांव में 3 साल से बिल आ रहा है, पानी की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। पिछले 2 महीने पहले हमारे यहाँ जेई भी आए थे, उन्होंने देखा कि आपके लिए प्रमाणिका हम कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे, लेकिन कुछ भी प्रबंध नहीं हुआ। हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, बिल दे रहे हैं लगातार। कुछ ऐसे भी है हमारे घर में, उन्होंने पिछले पुराने बिल नहीं दिए हैं, हमने तो किसने दी है, किसी को 200 बिल है, किसी को 1000 है, ऐसे बिल आ रहे हैं, 3000 भी है किसी को। परंतु जेई ने कहा था कि हम आपके लिए भाई पानी के भेजेंगे जरूरी, बिल भी उसी समय आएंगे, परंतु बिल आ गए परंतु पानी नहीं आया है। हम ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पानी के लिए कोई सुविधा करे। पीछे जो हमारा पानी का सोर्स है वहाँ भी पानी बहुत कम है, सूख गया है, पानी ज़्यादा नहीं है। जेई ने भी देखा था, उन्होंने कहा था कि कोई अच्छी नई स्कीम शुरू करेंगे। उन्होंने देखा एक बार बस, फिर अटके नहीं आए। इसलिए हम एसडीएम और तहसीलदार साहब के पास आए हैं कि भाई हमें पानी का कोई अच्छा प्रबंध किया जाए, तब तक हमारे बिल को भी माफ़ किया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम आंदोलन पर खड़ेंगे। वहीं विभाग की ओर से सहायक अभियंता उपमंडल गोहर सत्या शर्मा ने बताया कि सोर्स में पानी गर्मी के सीजन में कम होता है, जिससे गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सत्या शर्मा ने बताया कि सोर्स में पानी कम होने की वजह से नई योजना तैयार करवाई जा रही है, जिसे अभी समय लग सकता है। वहीं गोहर क्षेत्र के बासा गांव में डीएवी स्कूल के बच्चे पिछले 1 सप्ताह से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूषित पानी के बारे में स्थानीय आईपीएच महकमों को बताया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दूषित पानी पीने से जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा हरदम बना रहता है। अगर समय रहते प्रशासन ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की तो मजबूरन कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। एक हफ्ते से डीएवी स्कूल व बासा गाँव में इस तरीके का पानी आ रहा है, इतना गंदा और पानी आ रहा है जो दूषित है और स्थानीय लोग इससे पीने पे मजबूर है। कई बार प्रशासन के नॉलेज में लाया गया कि पानी जो है खराब है, इससे जल जनित रोग होने का भय बना हुआ है और लोग गंभीर बीमारियों से हो सकते हैं। स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना जो है हमारे सरकार की नैतिक व संवैधानिक जिम्मेवारी होती है, ताकि लोग बीमार ना पड़े। ये हमारा अधिकार है, लोगों का अधिकार है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ जो जिस सोर्स से पेयजल सप्लाई होती है डीएवी स्कूल और बासा गाँव में, वहाँ फिल्टर है ही, वाटर फिल्टर ही नहीं लगे हुए और ये पिछले कई सालों से ऐसे पानी वहाँ के लोग पीने को मजबूर है। अभी बरसातें शुरू नहीं हुई है, बरसात से पहले ये हाल है तो हम इससे प्रशासन की लापरवाही का पता लगता है। आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर हम जो है जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर प्रशासन ने कोई दुरुस्त कदम नहीं उठाए तो। पोल स्टार टीवी के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।
सुंदरनगर की राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला भोजपुर में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल प्रबंधन समिति के साथ साथ स्थानीय लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला भोजपुर शिक्षा खंड सुंदर प्रथम में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अपने अध्यापकों के साथ नए आयाम स्थापित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए एक स्मार्ट कक्षा रूम का निर्माण करवाया गया। बच्चों को आधुनिक शौचालय की सुविधा प्रदान करने हेतु उसका निर्माण किया गया और आधुनिक रसोई घर उसका भी स्कूल प्रबंधन समिति और अपने अध्यापकों की टीम के साथ मैंने यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए प्रयासरत हूँ। और छात्र संख्या बढ़ोतरी हेतु गत वर्ष हमने अपने अध्यापकों के साथ यहाँ पर जितने भी बाह्य राज्यों के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे संपर्क करके बच्चों का पाठशाला में नामांकन करवाया गया, छात्र संख्या बढ़ाई गई और उस संख्या के बढ़ने के साथ साथ इस पाठशाला में युक्तिकरण के तहत एक अध्यापिका की नियुक्ति हुई, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। और साथ में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु पाठशाला में आधुनिक शिक्षा प्रणाली व नए नवचारों को अपनाते हुए एक कक्षा का निर्माण करवाया गया, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ बच्चों को आकर्षक, मनोरंजक खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।